हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम यूपी टेट के मैथ के सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नंबर सिस्टम है। ये चैप्टर आपके लिए सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिकली मैं टीचिंग एग्जाम को टारगेट लेकर के लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रख करके इस लेक्चर सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी स्टेट के टेट का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एनटेक स्टडी को यूट्यूब चैनल पे सर्च करना है और उसको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि रेगुलर आपको सारी वीडियो टाइम से मिल जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए, पहला चैप्टर हम बेसिकली क्या है, नंबर सिस्टम का जो टाइप है उसके बारे में, और जो वर्गीकरण है नंबर सिस्टम का, नंबर्स का वर्गीकरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, जो होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होंगे उनके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू क्या होता है, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में वो अच्छे से डिस्कशन करेंगे। डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम, इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन सारे टॉपिक को हम स्टडी करने वाले हैं। यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक से संबंधित। मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं जिसमें रूल्स फॉलो करता है वी बॉडमॉस, उसको हम देखेंगे। मल्टीपल फैक्टर यानी कि गुणनफल और गुणनखंड क्या होता है। लॉगरिथम से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो लॉग के बारे में भी देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। एपी, एचपी और जीपी के बारे में देखेंगे। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य के बारे में। और हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, लास्ट पॉइंट हमारा होगा फार्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछ जाते हैं फार्मूले बेस वो वाले। तो इस तरह से 12 टॉपिक अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। फिलहाल इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, इन 2 टॉपिक का स्टडी हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं एक ग्रुप क्रिएट किया हूं, उसमें आप ऐड हो जाइए 9783832345। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको हम यूपी टेट के, जो यूपी टेट का मैथ का ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है। आपके प्राइवेसी के लिए बॉयज़ के लिए अलग सा एक ग्रुप है जहाँ पे आप स्टडी कर पाएंगे और डिस्कशन कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को, और गर्ल्स के लिए एक अलग सा हम ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं, वहाँ पे आप लोग कनेक्ट होकर के दूसरे से डिस्कस भी कर पाएंगे और अपने प्रॉब्लम को शेयर भी कर पाएंगे। तो इस पर ज़रूर मैसेज करें, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजिट। हमारे पास अंक जो है, डिजिट है, वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास 10 अंक होते हैं, यानी कि डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। ठीक है। इन्हीं से मिलकर के हमारी संख्याएं बनती हैं, यानी कि अंकों से मिलकर के हमारी संख्याएं बनती हैं, यानी कि संख्या जिन्हें हम नंबर कहते हैं अंकों से बनती हैं। जैसे 125, 500, 2378, तो ये सब क्या है, संख्याएं हैं। जबकि इंडिविजुअल अगर इनका हम बात का किया जाए तो ये क्या है, अंक है। ठीक है। इस प्रकार से हम जो है अब बेसिकली देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बेसिकली 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। एक है दार्शनिक संख्या पद्धति, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और दूसरा क्या है, रोमन संख्या पद्धति, यानी कि रोमन नंबर सिस्टम। तो ये 2 प्रकार से बेसिकली इन्हें डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। बेसिक कभी कभी क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इससे कर पाएँ, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दार्शनिक संख्या पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक हमारा इंडियन पद्धति है, एक अरबिक है। तो इंडियन का हम देखते हैं क्या होता है। जैसे हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम कोई भी संख्या है हमारे पास, तो उसको हम किधर से पढ़ते हैं, हम उसको जो संख्या है उसके दाईं तरफ से पढ़ते हुए बाईं तरफ जाते हैं। जैसे अगर हम आप सामने एक संख्या लिख रहे हैं, ये संख्या लिख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे
कि आप किधर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे 7 इकाई, 6 दहाई और 7 सैकड़ा हो गया, 5,000 के स्थान पे है, और 4 10,000 और 3 लाख पे है, और 2 जो है 10 लाख पे है। तो इस तरह से आप सिंपली कह देते हैं कि 23,45,767। तो यह हमारा क्या है, इंडियन पद्धति है पढ़ने का तरीका। उसी तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हम बाएं दाएं से बाएं चलेंगे तो पहला होगा 10 की पावर 0, यानी कि हम से इकाई कहेंगे। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 की पावर 1 यानी कि दहाई जिसे हम कह दिए, फिर 10 की पावर 2 सैकड़ा, फिर 10 की पावर 3 ये 1000 हो गया, फिर 1000 यानी कि 10 की पावर 4 10,000 यानी कि 10,000, और 10 की पावर 5 ये लाख हो गया, 10 की पावर 6 ये 10 लाख हो गया। आगे हम बढ़ते हैं 10 की पावर 7 एक करोड़ हो गया, ऐसे 10 की पावर 8 10 करोड़ हो गया। तो यानी से अगर हम यहाँ से देखें तो हम जो हमारे पढ़ने का तरीका होता है, हम दाएं तरफ से बाएं तरफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये दाहिना है हमारा सिरा और ये बायां सिरा है। ठीक है, तो दाईं ओर से हम बाईं ओर पढ़ते जाते हैं। इकाई ये है, अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए, इसे इकाई कहेंगे। दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, इस तरफ से बढ़ते हुए हम ऐसे जाएंगे। ये हमारा है इंडियन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इंडियन पद्धति है ये पहला। और दूसरा क्या है, एक अरबिक है, अरब वाला, अरब की पद्धति है, उसके बारे में हम देखते हैं। जो पढ़ने का उसमें तरीका क्या होता है, उसमें भी दाएं से बाईं ओर चलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम सिमिलर अगर यही अंक लिख लें तो इन्हें पढ़ते हैं इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद 100,000 के बाद 10 की पावर 6 मिलियन, मिलियन के बाद 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 10 मिलियन। तो इस तरह से ये पढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो इनका पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये भी चलते हैं सिमिलर किधर से, दाईं ओर से हम चलेंगे, ये दाईं तरफ है, दाईं ओर से हम बाईं ओर चलते हैं। और लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000, इसके बाद मिलियन, इसके बाद 10 मिलियन। ये मिलियन है और ये 10 मिलियन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 1 बिलियन है वो किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन कहीं बन सकता है आपसे, 1 मिलियन किसके बराबर है। तो आप 1 मिलियन देख रहे हैं कि 10 की पावर 6 है, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे 10 लाख कहते हैं। तो 1 मिलियन की वैल्यू क्या हो गई, 10 लाख। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है ये वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं। और जो अरबिक होता है वो 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, 1 मिलियन। यानी कि 1 मिलियन में क्या हो गया, 10 लाख हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आप ये एक कोरिलेशन आप याद करके रखिए। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, रोमन संख्या पद्धति, रोमन अंक आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। आपको कभी एग्जाम में लिखने को आया कि इसको निम्नलिखित में से इसका सही जो है करेक्ट सिस्टम कौन सा है रोमन अंक में, तो आप मार्क कर पाएँ। जैसे जो हम 1 को लिखते हैं, 1 को लिखते हैं क्या, 1, ठीक है, आई से, और 5 को 5, X 10 और L 50 और C जो है 100 और D 5, M 1000 होता है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से नोट करिए। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए आपको लिखना है 25, ठीक है, 25 को आपको लिखना है रोमन संख्या पद्धति में, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 आपके पास अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है, इसके बाद 5, यानी कि रोमन में लिखना हो 10 की वैल्यू क्या होगी, x, फिर x और 5 क्या होगा, v। तो ये आप क्या होगा, ये 25 हो गया। सिमिलर आपको अगर कहें 20 लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, 20 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 10 + 10
चूंकि आपके पास साइन 10 + 10 वाला ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखेंगे x x, ये आपका आंसर होगा। तो इस हिसाब से आपको जो अगर 100 से ऊपर लिखना है, एग्जांपल दे देता हूँ, आप सपोज आपको लिखना है 115, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं 100 आपके पास अवेलेबल है, तो इसको 100 लिखिए प्लस 10 + 5, ठीक है। तो 100 का आपके पास क्या है, c है, ठीक है, और 10 का आपके पास क्या है, x, और 5 का v। तो ये CXV आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा, 115, ठीक है। तो इस हिसाब से रोमन संख्या पद्धति जो है डिफाइन है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारे पास संख्या पद्धति है, ठीक है, वो बेसिकली 2 पार्ट में था, उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब जो इसका वर्गीकरण है, यानी काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम, उसको देखते हैं क्या है। देखिए, जैसे वास्तविक संख्या, अब इसको हम 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं, एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरा काल्पनिक संख्या जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें देखिए, रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो यानी कि सारी संख्याएं की बात करते हैं। काल्पनिक संख्या एक हमारी इमेजिनरी संख्या होती है जो रूट के अंदर माइनस में होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इमेजिनरी संख्या बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कि रूट के अंदर माइनस में -7, रूट -5, ठीक है, रूट -4, ये सारी संख्याएं जो रूट में माइनस के साथ लिखी जाएंगी सारी इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। चूंकि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी को आई से इमेजिनरी स्मॉल आई, इसे स्मॉल आई को क्या कहते हैं, आई स्मॉल आई कहाँ से लिया गया है, आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या होती है, आई √(-1) होता है। अगर हम यहाँ पे आई स्क्वायर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू -1, और आई की पावर 4 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपको बेसिकली इसको याद करके रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई फॉर आयोटा, और इमेजिनरी संख्याएं कौन सी होती हैं, जो नेगेटिव साइन के अंदर रूट में रहें, वो सारी संख्याएं इमेजिनरी संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में इतना है, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर में जैसे -6, -5, -4, -3, और -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट इनफाइनाइट, और ये भी डॉट इनफाइनाइट। सारी संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, सारी संख्याएं हमारी जो हैं वो सारी संख्याएं हमारी होती हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम समित संख्या की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समित संख्या की बात करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या होता है। देखिए, जो समित संख्या होता है, यानी कि इस नाम से ही पता चल रहा होगा, सम्मिश्र, यानी कि इमेजिनरी नंबर, यानी कि सॉरी इमेजिनरी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप सुधार करिए थोड़ा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है, यानी कि सम्मिश्र, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर है एक दूसरे से, उसी को हम कहते हैं समित संख्या। जैसे कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, x, ठीक है, और दूसरी संख्या ले लेते हैं y, y को i के साथ अटैच कर दिए, यानी कि हम देखते हैं इसमें 2 पार्ट है हमारे पास, एक है x जो कि रियल नंबर है, ठीक है, और हमारे पास एक पार्ट है i जो कि इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के जो मिक्स करके एक संख्या बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि समित संख्या। ये x + iy के रूप में रहेगा, जैसे 2 + 3i, 4 + 3i। तो इस तरह से संख्याएं जो आपको देखने को मिलेंगी वो सारी संख्याएं समित संख्या होंगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है उसको हमने देख लिया है। अब इसके अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, इसके डेप में जाकर के क्या क्या टाइप हो सकते हैं इसके। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर का आपका पार्ट खत्म हो गया। इमेजिनरी नंबर आपको एग्जाम में वहाँ से ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिक आपसे
कभी संख्या पूछ लिया, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। तो वास्तविक संख्या में देखिए रियल नंबर्स में हम देखते हैं, सबसे पहले इसका जो हम डिवाइडेशन करते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव में करते हैं, ठीक है। अब फर्दर दशमलव और दशमलव को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दो टाइप का आपके पास मिल जाता है। अब टर्मिनेटिंग की हिंदी अगर आप देखें तो अवसान होता है, इसको आप नोट डाउन कर लें, और नॉन टर्मिनेटिंग का अनावसान होता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखें, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं इनको डायरेक्ट यही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करके भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इंग्लिश से एलर्जी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, इनको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले देखिए टर्मिनेटिंग का बेसिक सा मतलब आपको हम डिफिनीशन याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाए तो आप कर सकें। टर्मिनेटिंग की मतलब वो होती है कि जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि अगर जो कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो, भिन्नात्मक मान हो कोई, उसको आप डिवाइड करें तो वो एक स्थान पे जाके रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि रुक जाना। सिंपल सा अगर आप इसका देखें तो रुक जाना, यानी कि जो संख्या है वो रुक जाए, आगे बढ़ती ना जाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दें, 0.12, जैसे आपका एग्जाम्पल एक 2/3 ले लिए, तो आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर देखिए, अगर पॉइंट लगाएंगे कितना होगा 23, 6 बार गया 18, फिर 2 बता 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे डॉट 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 आप देख रहे हैं इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि ये रुक नहीं रहा है। जब ये रुक नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुक नहीं रहा है। और जो रुक जाएगा उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। जैसे 5/2, इसको आप भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 1, 10 हो गया, 2 5 बार, 2 पंचे 10, यानी कि 2.5। इसके आगे जो है नहीं लिखना पड़ रहा हमें, यहाँ पे ये वैल्यू कंप्लीट हो गया हमारा सोल्यूशन, यानी कि रुक गया। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे वैल्यू को, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और इस टाइप के संख्या को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद देखते हैं पुनरावृत्ति यानी कि आवृत्ति। जो हमारी टर्मिनेटिंग होती है वो पुनरावृत्ति यानी कि आवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में रिकरिंग या रिपीटिंग कहते हैं, मतलब बार बार दोहराना कोई अंक को, तो इसे टर्मिनेटिंग जो है वो रिपीटिंग होती है, रिकरिंग। क्योंकि 0.12 जैसे एग्जाम्पल है, इसके सामने आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो और इसके बाद कह सकते हैं कि ये एक तरह से रिपीटिंग टाइप का है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग जो है एक टाइप हो गया ये। अब आगे अगर नॉन टर्मिनेटिंग की पक्ष में देखा जाए दूसरे पॉइंट में, तो दूसरे पॉइंट में क्या है, आपको दो टाइप का दिख रहा है, एक है रिपीटिंग, ये रिपीटिंग भी है, दूसरा नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अब रिपीटिंग में देखिए बार बार दोहरा रहा है, 0.3333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत है। इसको हम लिख देते हैं 0.3 बार। बार के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, जो संख्या बार बार रिवीजन होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। ये रिपीटिंग हो गई। अब नॉन रिपीटिंग क्या है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये हो गया, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए इसमें 0.95, 0.87923465 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और ये रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, इसलिए इसे हम नॉन रिपीटिंग बोल रहे हैं, कोई वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही, जैसे 0.333 रिपोर्ट होता जा रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। और ये चूंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ से टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग संख्याएं सारे समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली आपसे इसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये हम क्यों बना रहे हैं, ये आपको बेसिक से बिल्कुल बता रहे हैं, कहाँ से हमारी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, यानी कि जो रेशनल नंबर जो निकल के आती हैं, कहाँ से निकल के आती हैं, तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए अब हम डिस्कस करेंगे आवर्ती नंबर, ठीक है, जो हमारी आवर्ती दशमलव अभी आप ऊपर डिस्कस किए, आवर्ती डेसिमल यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल है उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए आवर्ती डेसिमल जो है 0.15 के बाद देखो पॉइंट ये सब रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें, देखिए 15 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 3/20। आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू फिक्स मिल गई जो आवर्ती दशमलव यानी कि रिपीटिंग डेसिमल में आपको मिल गया, ठीक है। अब 0.33 ये भी जा रहा है, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो 0.3 बार, और इसे हम क्या कहते हैं, जितना बार रहता है वहाँ पर 9 कर देते हैं, ठीक है, और 1/3 आता है, ठीक है। ये जो बार का है वैल्यू, इसको हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आप जस्ट इतना समझें जितने के ऊपर बार रहता है हर में उतना 9 लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसे इसको देखें, ये भी 0.3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 to 1 बार, यही रिपीट हो रहा 3 to 1 3 to 1 3 to 1 ये रिपीट हो रहा। अब जितने के ऊपर बार है हम उसको क्या करते हैं 9 में लिख देते हैं अपॉन 999, ठीक है। ये देखिए यानी कि जो हमारे आवर्ती दशमलव थे, रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग डेसिमल थे, उनको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहीं से हमारा एक कंसेप्ट निकल के आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको मैं बताना चाह रहा था। इतना थ्योरी आपको इतना लेक्चर इसलिए दिया है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए। यानी कि यहाँ से आपको देखने के मिला कि जो हमारा फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जितने रिपीटिंग डेसिमल हैं हम सबको जो है एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जितने रिपीटिंग हैं नॉर्मली जैसे 0.15 था, 0.33 था, 0.31 321 321 321 321, तीनों को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहीं से हमारे पास परमेय संख्या का डिफिनीशन निकल के आता है कि वह संख्या, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q ≠ 0 होता है, उन संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या है आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे परमेय संख्याएं होती हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में आसानी से चेंज कर लिए। तो जैसे अब परमेय संख्या कौन कौन सी है, जैसे -1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 1.5 हो गया, /3 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकेंगे। वो सारी संख्याएं 2 हो गया, 3 हो गया, सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे परमेय संख्या, ठीक है, जिन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकते, बशर्ते Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए बस, और सारी संख्याओं को हम कहेंगे परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। आप एग्जाम्पल को नोट डाउन करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अनावर्ती, जो आवृत्ति संख्याएं होती हैं, ठीक है, आवर्ती, ठीक है, अनावर्ती और अनावसान दशमलव संख्याएं। अब देखिए आपके सामने एग्जांपल है 2 3 1 5 7 5 8 9 4 6 1 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे देखें आप एक सीरीज में आपको क्या है रिवीजन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 0.21 5 3 4 6 7 9 1 1 2 2 4, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा, यहाँ पे भी आपको रिवीजन नहीं मिल रहा। यानी कि आपको सिंपली आप इसको ये नहीं कर सकते हो कि ये P/Q किसी का एक फॉर्म बन रहा है, यानी कि आप इसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी वैल्यू कहते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है एक सीक्वेंस में, नॉन टर्मिनेटिंग कि ये रुक नहीं रहा, सीधे जा रहा है, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल अभी आपको बताएंगे हम। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं इनको हम नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन रिपीटिंग और नॉन डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसी को हम कह देते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें,
ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, और उन संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हम उनको कह देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी नॉन रिपीटिंग और नॉन ट्रिमेटिव संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो अब आप मार्क करेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखेंगे अगर कौन कौन सी संख्याएं हैं। जैसे एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं पाई। जो पाई है ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 3.1416 डॉट 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 डॉट, ये लाखों तक निकाला जा चुका है अभी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके बड़े बड़े जो गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने इसकी वैल्यू 5 लाख 8 लाख लाख तक इन्होंने काउंट कर लिया है अभी तक। लेकिन ये रुक नहीं रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पाई को हम अगर पूछा जाए तो हमें क्या कहेंगे, पाई को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू हम जनरली जो है, पाई की लगभग वैल्यू हमारी 22/7 से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है, तो ये जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। और पाई की अगर बात की जाए तो ये इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 3.1416 डॉट डॉट ऐसे आगे तरफ बढ़ता जाएगा। इसकी वैल्यू बहुत आगे तक है, कभी रुकने वाली नहीं है। तो यहाँ से अपरिमेय संख्या से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो जो है अंक रिपीट भी नहीं करेंगे और वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, चलते जाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर में एल से इसे रिप्रेजेंट करते, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया। ठीक है, जैसे √3 की वैल्यू क्या है 1.732 डॉट 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 डॉट। ठीक है, √2 की वैल्यू देखेंगे 1.414 डॉट 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 आगे तक बढ़ता गया है। ये रुकती नहीं है वैल्यू, इसीलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करना जरूर करें, कमेंट। ठीक है, जैसे अब हम आगे देखते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होते हैं। पूर्णांक इंटीजर, ठीक है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और यहाँ से इनफाइनाइट से होके आती है। सबको मिला के हम क्या कहते हैं, पूर्णांक है हमारे पास, इंटीजर नंबर्स हैं। अब इंटीजर नंबर्स में अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो ये हमारे, इनको हम कह देंगे ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। ये हमारे पास है निगेटिव, जिसे हम कह देंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक, सॉरी, ऋणात्मक, ये जो है संख्याएं हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक है यानी कि निगेटिव, जिन्हें हम कह देंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास है, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन्हें हम कहेंगे धनात्मक। धनात्मक यानी कि धनात्मक इंटीजर, ये है उदासीन। ठीक है, तो 3 टाइप के हो गए, इन्हें आप ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और उदासीन। तो ये 3 टाइप के होंगे। प्राकृतिक संख्या, देखिए यहीं से हमारा नेचुरल नंबर निकल के आएगा, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हें हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये डाटा इनफाइनाइट तक जितने पॉजिटिव जो जितने हमारे क्या है धनात्मक इंटीजर हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक नंबर। यही हमारा क्या था, अभी आप पीछे देखे थे, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वही सारे क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान रखना, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या है हमारे पास, जैसे W है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी कि होल नंबर हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से जो है ये हमारा क्या होता है, जीरो और नेचुरल नंबर। यानी कि जीरो और नेचुरल नंबर को हम मिला दें तो हमारा होल नंबर मिलता है। तो ये कोरिलेशन आप सीधे ध्यान में याद करते हुए चलिए, ठीक है। यानी कि जीरो और नेचुरल को एक साथ ले लेंगे तो हमारे पास होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब हम देखते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर यानी कि जो से दो से डिविजिबल हो, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को ई से लिखते हैं, जैसे ये इनफाइनाइट से शुरू हुआ है, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। जीरो को बहुत मैथमेटिशियन ने इसे जो है इवन नंबर माना है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है पूर्णतया दो से डिविजिबल है, इसीलिए जो है हम जीरो को भी इवन नंबर के श्रेणी में रख देते हैं। और इसको जो व्यक्त किया जाता है 2n से। कहीं भी आपको सम संख्या अगर व्यक्त करना है तो आप 2n से व्यक्त कर देंगे, ठीक है। अब 2n से कैसे, जैसे 2 आप n की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगा, 0 एक सम संख्या है। 1 n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 कम 2, ये भी एक सम संख्या है। n की वैल्यू 2 रखो, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, ये भी एक सम संख्या है। यानी कि इसे हम सिंपली जो है 2n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, देखिए ऑड नंबर में हम देखेंगे इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। -9, -7, -5, -3, -1 और 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट तक। यानी कि जीरो और सम संख्या को छोड़ दें तो जो संख्याएं और हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे सिंपली एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, इन्हें हम सिंपली एक्सप्रेस करते हैं 2n + 1 के रूप में। n की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, सपोज n की वैल्यू आप रखना चाहते हैं 0, तो क्या होगा 2 × 0 + 1। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 0 होगा, 1 आ गया। 1 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। n की वैल्यू अगर आप रखना चाहें 1 तो ये रखेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 1 करने 2, 2 1 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो इसे सिंपली हम 2n + 1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ जो है रिलेशंस होते हैं सम और विषम संख्याओं के अंतर्गत में, कुछ रिलेशन होते हैं, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए सम और विषम में क्या रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट आपके पूछा जाता है। और कोई भी कंसेप्ट आपको रटना नहीं है, उसे केवल समझना है अच्छी तरीके से, और अपने जो डिजिट है उनमें अप्लाई करके याद रखना है, तो आपको सिंपली याद रहेंगे। जैसे अगर हम कुछ इनके धनात्मक योगों का कंडीशन पूछे आपसे, तो देखिए क्या होगा, ऑड यानी कि जो विषम है, ठीक है, प्लस या माइनस हो ऑड। यानी कि अगर विषम विषम को आप एक दूसरे से जोड़े या घटाएं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वो एक इवन मिलेगा। इवन यानी कि सम मिलेगा, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, आपको एक सम संख्या मिलेगा। अगर आप विषम को जोड़ते हैं, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं या दो विषम संख्याओं को घटाते हैं तो हमेशा आपको इवन यानी कि सम संख्या मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं 1 + 3, ये आपको क्या मिला 4, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। इसी प्रकार से अगर आप घटाना चाहें 3 - 1, ये देखिए घट के क्या आ जाएगा 2, जो कि सम संख्या है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर कोई विषम संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो आपको एक सम संख्या मिलती है। दूसरा नियम अगर हम देखें, दूसरा क्या है, ऑड। यानी कि अगर हम ऑड को, ठीक है, और प्लस इवन को जोड़े, ठीक है, यानी कि विषम और सम को जोड़े तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। ऑड आप 3 ले लीजिए, इवन ले लीजिए 2, इनको ऐड करिए, देखिए 3 2 5 आ गया। ये आपके पास क्या है, ऑड है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑड और इवन को ऐड करेंगे तो आपके पास ऑड मिलेगा। तीसरा नियम क्या है, अगर हम इवन इवन कर दें
यानी कि ई प्लस ई यानी कि सम प्लस सम इजकल टू सम आएगा, यानी कि ले लो 2 + 8 लिखते हैं इजकल टू 10, तो आपको इवन मिलता है। तो यहाँ से आपको जोड़ने और घटाने में सिमिलर ही काम करेगा, घटाने में भी। ठीक है, माइनस कर लो यहाँ पे। ठीक है, ऑड में से अगर आप इवन घटाएंगे या जोड़ेंगे तो आपको ऑड ही मिलेगा, और इवन को जोड़ेंगे घटाएंगे इवन से तो आपको इवन मिलेगा, यानी कि सब संख्याएं मिलेंगी। तो आपका 3 रूल हो गया। और अगर हम मल्टीपल में इन्हें देखें तो जहाँ पे इवन आ जाएगा वहाँ श्योर इवन रहेगा। जैसे अगर हम ऑड को करें, ऑड इंटू ऑड, तो आपको हमेशा ऑड मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। अगर आप ऑड इंटू यानी कि विषम, इंग्लिश और हिंदी में आप कंफ्यूज मत होना, ऑड प्लस इवन इंटू इवन मल्टीपल करते हैं तो आपको यहाँ पे इवन मिलेगा। और अगर इवन इंटू इवन करते हैं यानी कि सम इंटू सम, तो आपको सम मिलेगा। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले लेना, आपको ये रूल्स फॉलो होंगे। तो 3 रूल्स आपको मैंने बता दिया मल्टीपल का, और 3 रूल बना दिया ऐड का। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं वीडियोज़ को अगर वो पसंद आ रही हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा टाइम फिक्स करके डेली के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी अपलोडिंग वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरीके से वॉच करिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। ये वीडियो आप देख लेंगे, कोई भी टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं मेरे लेक्चर को, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। 100% क्वेश्चन उस टॉपिक से आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि जहाँ से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को टच किया जाए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं, यानी कि वह संख्याएं जिससे केवल 2 गुणनखंड हो। यहाँ पे मैं आप शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं संख्या, खुद संख्या और एक, 2 गुणनखंड हो उसके पास, जिसमें से एक हो और एक स्वयं संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको डिफिनेशन नहीं याद रखना है, आपको कंसेप्ट को समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम पी से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब देखिए इसमें क्या है, जब 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। देखिए क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, बशर्ते आपके सामने रहता है, लेकिन आपका एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है बेसिक लेवल में कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उस समय अवेयर थे या नहीं। तो आप संख्याएं तो पढ़ के जा रहे हैं कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, लेकिन यहीं से वो क्वेश्चन निकाल के पूछ लेगा। कई क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको रिवीजन करिए, ध्यान से पढ़िए। अब जैसे इसमें पूछ लेता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सब कंफ्यूजन में कभी 1 लगा देते हैं, कभी 3 लगा देते हैं, क्योंकि 2 उनके मन में आता ही नहीं। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो अभाज्य संख्या के मन में आपके मन में 2 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप 2 जैसे सुनेंगे तैसे आपका मन जाएगा ये तो इवन नंबर है। जबकि अभाज्य संख्या, पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो गया, और पूछा जाता है कि कौन सी वह सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो कौन सी होगी, 2 हो गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए, आपको एक को नोट डाउन कर लेना आप। और पूछेगा कौन सी वो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याओं में से कौन सी एक संख्या है निम्नलिखित में से जो कर्मागत है। 3 संख्याएं कर्मागत हैं, उनमें से एक संख्या कौन सी है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो कौन से हैं, 3, 5, 7। यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी हैं जो क्रम से है, 3, 2, 5, 5, 2, 7। तो यही केवल एक ही पेयर है जो अभाज्य संख्या का पेयर है और क्रम से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब पूछता है, देखिए जो हमारे पास अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है, या तो 6n + 1 या 6n - 1 के रूप में ही रहता है।
ठीक है, इसी रूप में रहेगा। जैसे कोई भी आप देख लेते 6n+1, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, पता है आपको। तो 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 7 अभाज्य संख्या में है, इसलिए 6n+1 के रूप में या 6n-1 के रूप में रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम n की वैल्यू रखते जाएं तो सारी संख्याएं हमें अभाज्य संख्या मिलें। हम यहाँ कहने का हमारा ये मतलब है कि जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो या तो 6n+1 के रूप में होंगी या 6n-1 के रूप में होंगी। ठीक है, तो ये आपको सीखना है। जैसे आपको निकालना है, देखिए 23 का आपका देखना है, तो अगर आप इसे लिख रहे हैं 6n+1 के रूप में सपोज रख रहे हैं, ठीक है, तो आपका कट के नहीं आ रहा है। -1 के रूप में लिख रहे हैं तो देखिए इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया, 6n=24, n=4 आ गया। ठीक है, यानी कि ये 6n-1 के रूप में थी। तो यहाँ से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन क्या बनते हैं, डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन हैं आपके, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जिसको आप सीधे याद रख सकते हैं। इसको जो है मैनुअली आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एक कोई क्रम नहीं होता है, वो रैंडम होती है। तो 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 50 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेके 50 तक। 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 है। तो अगर 1 से 100 तक पूछा जाए तो 15 + 10 यानी कि 25 है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे। अब भाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वह संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब जैसे कंपोजिट नंबर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C का लू क्या हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। जैसे 4 है, अब आप इसको देखिए 4 है, इसका मल्टीपल या गुणनखंड फैक्टर आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इसका पहला फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया। यानी कि इसके जो क्या हो गए गुणनखंड कितने हो गए, 1 से अधिक, यानी कि 3, मतलब सॉरी 2 से अधिक 3 है, यहाँ पे 3 गुणनखंड आ गए हैं इसके। तो ये हमारे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जिस भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, और 12 हो गया, ठीक है, और 14 हो गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। ठीक है, और इसके बाद पूछ लिया गया आपसे सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य संख्या जो कि भाज्य संख्या है, तो 9 है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य संख्या है तो 9 हो गया। सबसे छोटी सम संख्या जो भाज्य संख्या है तो 4 हो गया, और सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तब भी 4 हो गया। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या जो भाज्य संख्या है 4, और सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य संख्या है 9। ठीक है, अब आगे सह अभाज्य को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, ये आप अच्छे से यहाँ समझने का प्रयास करिए। ऐसे 2 संख्याएं जिनका मासा मैं आपको चैप्टर मासा लास्ट तक अलग से पढ़ाऊंगा, यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि उनमें जो चीजें कॉमन है वो केवल एक कॉमन है, उसके अलावा और कुछ नहीं कॉमन है। जैसे यहाँ पे कई पेयर दिखाया, तो एक पेयर को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे 2 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1 होगा इंटू 2 होगा, ठीक है। 3 का फैक्टर देखें तो 1 होगा इंटू 3 होगा। तो इन दोनों संख्याओं में आप देख रहे हैं एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, 1 है। तो वही जो दोनों संख्याओं में कॉमन है उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, उसी को हम मासा कहते हैं। और वो 1 हो तो ऐसे कंडीशन में हम इन दोनों संख्याओं को कह देते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से 4 और 5 है।
10 17 है, ठीक है, 18 और 23 है, 5 और 3 है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्ण संख्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर है जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, देखिए 6 है, 28 है और 496 है। तो 3 संख्याएं हैं हमारे पास। इन तीनों संख्याओं को हम देखिए बताते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप इनका फैक्टर करिए, ठीक है। 1 2 से भी कटेगा, 2 इंटू 3 से भी कटेगा और 6 से खुद से भी कटेगा। तो इसके फैक्टर हो गए ये। अब इसमें जो खुद वाली जो ये संख्या है, जो संख्या का हम निकाल रहे हैं उसको हम कट कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं। बाकी 3 संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें अगर वही संख्या मिल जाती है तो इसे हम कहते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है ये। और जैसे 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये 6 आ गया, ठीक है। इनके फैक्टर जो हैं उनका सम खुद संख्या ही है। तो ऐसे संख्याओं को हम परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बहुत ही अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 28 का हम फैक्टर करें, 1 इंटू 2 इंटू 4 7 28 होता है, 4 इंटू 7 इंटू 28 खुद संख्या, ठीक है। और एक और है 14 है, ठीक है। तो यहाँ 28 को हम हटा देंगे, कोई खुद संख्या है चूंकि। अब बाकी संख्याओं को ऐड अगर हम करना चाहें, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो आप देखेंगे 3 और 7 10, 4 14 और 14 28, यानी 14 14 28 हो गया, जो कि हमारी क्या है, वही संख्या है। तो ऐसे संख्याओं का जो होता है उन्हें हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ऐसे 496 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता जाता है कि सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है, तो वो हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, 28 भी है, 496 भी है। ये सारे एग्जाम्पल को आप याद रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है एंड था हमारे लेक्चर का। इसी तरह से आप जो है सारे वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें और कंप्लीट लेक्चर को आप नोट्स बनाएं, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर से कंप्लीट करेंगे और आपको एक बेहतरीन लेक्चर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने होगा कि जो टॉपिक मैंने आपको डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो टॉपिक चैप्टर सारे हमने डिफाइन कर दिए हैं आपको। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 टॉपिक कवर किया है अभी फिलहाल, ठीक है। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे आपको टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो ये सारे नीचे टॉपिक दिए हैं, इनमें से जो लेक्चर आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा उसको हम अगले टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से नोट्स पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।